हाँ तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करें कि प्रभावशाली निबंध कैसे लिखें। आज सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि किसी भी एग्जाम में, खास करके सिविल सर्विस के एग्जाम में, एक प्रभावशाली निबंध कैसे लिखा जाए। इसमें एक वीडियो मैंने तैयार किया है, उम्मीद करता हूँ इसको आप अंत तक देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको 3-4 बिंदुओं पर बांटा हूँ। सिलेबस व निर्देशों का ध्यान रखें, निबंध लिखने के पूर्व टॉपिक चयन में सावधानी, ढांचा का निर्माण, सिनॉप्सिस कच्चा कार्य जिसको कहते हैं, और मानक स्रोत व पुस्तकों के बारे में। इन 4 बिंदुओं पर मैं चर्चा करता हूँ। यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से एक प्रभावशाली निबंध लिखने में आपको मददगार साबित होगा। क्योंकि निबंध जो है ना, किसी भी एग्जाम के लिए एक निर्णायक साबित हो सकता है। मैंने देखा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र रहते हैं जिसको निबंध में बहुत ही ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, और कोई छात्र ऐसे रहते हैं जिसको बहुत ही कम नंबर मिल जाते हैं। तो ये आखिर इतना बड़ा डिस्टेंस कैसे किसी को इतना कम मिल सकता है और किसी को ज़्यादा? आखिर दोनों छात्रों में ने कैसे लिखा उस निबंध को? इसका मतलब सीधा सा है कि निबंध एग्जाम के लिए एक निर्णायक विषय है। आपके सिलेक्शन में, आपके रैंकिंग में निबंध का बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आइए, एक प्रभावशाली निबंध को हम कैसे लिखें, इसके कुछ हम लोग ट्रिक्स सीखते हैं, कुछ जानकारियां हम लोग पाते हैं। सबसे पहले, कोई भी निबंध आपसे पूछा गया है, चाहे जो भी टॉपिक से हो, उस निबंध के बारे में पहला तो ध्यान ये रखना है कि सिलेबस व निर्देशों को ध्यान में रखना है। सिलेबस को जब आप अध्ययन कर रहे हो, आप संबंधित निबंध की तैयारी कर रहे हो, तो पहले सिलेबस आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ, ये सिलेबस में है, इस तरह के निबंध आ सकते हैं। और दूसरा, जब एग्जाम के समय आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तो उस क्वेश्चन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। आप अक्षरशः बोले तो सबसे पहले लिखा जाता है कि फलाना निबंध इतने शब्द सीमा में लिखने हैं, तो उस शब्द सीमा का ख्याल रखें। अगर बड़े निबंध हैं तो 50-100 शब्द अप डाउन हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। अगर छोटे शब्द सीमा में है, 400, 500, 700, 750 शब्द सीमा का है, तो 20-30 शब्द अप डाउन हो सकते हैं। ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर पूछा गया है 1500 शब्दों में तो आप 2000 शब्दों में लिखते हैं, 1000 शब्दों में लिखें। 2000 शब्दों में लिखेंगे तो भी नंबर आपके कम मिलेंगे, काटे जाएंगे, और 1000 शब्द में लिखेंगे तो भी कम मिलेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि 1500 शब्दों में लिखने चाहिए। इसका ध्यान में रखें, शब्द सीमा का ध्यान रखना है हमें। दूसरा क्या, अंकीय संरचना, अंकों का वेटेज कितना है, अंकों के अनुसार भी कभी कभी लिखे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो कितने अंक का है उसको थोड़ा माइंड में सेट रखें, उसी के अनुसार चूंकि जवाब लिखना पड़ता है। समय प्रबंधन का, समय प्रबंधन के लिए आप स्वतंत्र हैं। 2 निबंध, 3 निबंध, 4 निबंध जो भी है, बाकी के भी प्रश्न हो सकता है उसमें हो, तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हमें निबंध लिखने के पूर्व है सो एक टारगेटेड समय है सो माइंड में सेट रखना चाहिए कि इतनी समय सीमा में हमें निबंध को लिख देने हैं। क्योंकि अगर आप एक निबंध को लिखना शुरू करते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा है, तो इतने रम जाएंगे कि पता नहीं चल पाएगा और समय है सो गुजर जाएगा। तो आपको समय सीमा का प्रबंधन रखना है, ध्यान रखना है। ऐसे इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि कैसे लिखें, लेकिन समय सीमा का प्रबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है उसमें अगर और प्रश्न रहे तो बाकी के प्रश्न छूट सकते हैं। इसलिए समय का प्रबंधन अपने माइंड में सेट रखें। अब आइए हम दूसरे बिंदु पर बात करें कि निबंध लिखने के पूर्व टॉपिक चयन में, टॉपिक का जो चयन है, अगर बहुत सारे निबंध हैं, चूज करने हैं आपको, 4 निबंध है, 8 निबंध है, 10 निबंध है, उसमें 2-4 का चयन करना है, तो कैसे हम लोग किस टॉपिक का चयन करें? इस पे मैंने कुछ बातें लिखी हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि जो सबसे सर्वाधिक रुचि वाला टॉपिक है आपका, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसका चयन करें। और साथ ही साथ रुचि के साथ साथ केवल रुचि से काम नहीं चलता, आपको उस संबंध में, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ तथ्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। तो एक तो रुचि और दूसरा संबंधित तथ्यों की जो सर्वाधिक इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो 2 बातों को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक का चयन करना है। और साथ ही साथ अगला बिंदु लिखा हूं कि प्रारूप या ढांचा, जो सिनॉप्सिस कहते हैं, वो आपके माइंड में स्पष्ट हो कि कैसे कैसे फलाना, अगर कोई निबंध हम लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो उसका हम एक ढांचा हमारे माइंड में सेट होना चाहिए पहले से, कि पृष्ठभूमि में हम क्या लिखें,
उसके आगे वर्तमान स्टेटस में क्या लिखें, उसका विस्तार कैसे करेंगे, उसका कंक्लूजन कैसे करेंगे, इस तरह का एक ढांचा, एक सिनॉप्सिस माइंड में सेट होना चाहिए हमारा। और ये जो ढांचा रहेगा वो क्रमिक रूप से लिखना है, ध्यान में रखेंगे। इसको आप, मैं लिखा हूँ कच्चा कार्य, इसको आप रफ में एक बना ले पहले कि फलाना में मैं ये मैटर को लिखूंगा, ऐसी रफली इस टॉपिक में ये, इस टॉपिक में और इस टॉपिक में, ऐसे एक क्रम से इसको बना ले और उसी ढांचा को बार बार आप देखकर निबंध लिखना आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि निबंध में क्रम का बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। क्योंकि जब तक क्रमिक रूप से नहीं लिखेंगे, अगर अंत की चीजों को आप पहले लिख दें और पहले की चीजों को अंत में लिख दें तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। क्योंकि एक क्रम होना चाहिए निबंध में, इसका ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ लास्ट बिंदु लिखा हूं, पृष्ठभूमि और निष्कर्ष की सशक्त लेखन शैली आपके अंदर हो। ध्यान में रखें, कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप कैसे किसी संबंधित मुद्दों को प्रेजेंट करते हैं, पृष्ठभूमि एक अच्छी होनी चाहिए एग्जामिनर। और साथ ही साथ लास्ट एक और बात लिखा हूं कि निष्कर्ष अंत भला तो सब भला कहते हैं। एग्जामिनर जो बड़े बड़े निबंध लिखे रहते हैं, निश्चित रूप से सारे निबंध के एक एक चीजों को पढ़ता है, लेकिन कोई भी एग्जामिनर जो रहता है, कॉपी जो चेक करता है, प्रारंभ में और अंत में बड़े ही सावधानी से वो पढ़ता है, ध्यान देता है कि आखिर ये पहले तो आप किसी चीज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर वो आपको देखेगा, समझेगा, और लास्ट आपने उस निबंध का कंक्लूजन क्या दिया, आपकी विचारधाराएं क्या हैं संबंधित मुद्दे पर। तो एग्जामिनर ये दो बिंदुओं पर बड़ा ही फोकस रहता है। इसलिए पृष्ठभूमि और निष्कर्ष की आपके पास एक सशक्त लेखन शैली हो, इसका भी आप प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें। आपके जो गाइड हैं, आपके जो सीनियर है या आपके जो मार्गदर्शक हैं उससे सलाह लें और धीरे धीरे इसको आप प्रैक्टिस करें। तो निश्चित रूप से आप निष्कर्ष, पृष्ठभूमि और निष्कर्ष में आप लिखने की एक अच्छी शैली का निर्माण कर पाएंगे। तो इन निबंध के टॉपिक चयन करने में कुछ बिंदुओं का आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, जो कुछ बिंदुओं को मैंने लिखा है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पर कि ढांचा का निर्माण, कच्चा कार्य जो हम लोग करेंगे उसमें किन किन चीजों को और किन किन क्रमों का ध्यान में रखेंगे। तो इस कच्चा ढांचा के निर्माण में जो कच्चा कार्य करेंगे, रफ में कहीं उसको 3-4 बिंदुओं पर हम लोग बांट कर रखेंगे। पहला पृष्ठभूमि, दूसरा वर्तमान स्थिति, तीसरा निबंध का विस्तार और चौथा निष्कर्ष। दोस्तों देखिए, पहले हम बात करें पृष्ठभूमि में, तो पृष्ठभूमि की जो शुरुआत होनी चाहिए, परिचय की जो शुरुआत होनी चाहिए, किसी श्लोक से कर सकते हैं, किसी स्लोगन से, किसी कथन से, किसी विद्वानों का कथन से कर सकते हैं, या तात्कालिक चर्चित कोई कथन या घटनाओं से कर सकते हैं, इसका शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखेंगे, ये जो पृष्ठभूमि, ये जो परिचय हम दे रहे हैं संबंधित मुद्दों का, उसमें जो भी परिचय, जो भी पृष्ठभूमि है वह धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी विशेष धर्म की ओर झुके हुए हमारे एग्जाम्पल होने चाहिए, पृष्ठभूमि होने चाहिए। इससे पता चल जाता है कि आप किसी विशेष धर्म, विशेष कौम से बिलोंग करते हैं, और आने वाले समय में आप जब जाएंगे तो आप पक्षपात कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए, ध्यान में रखेंगे। दूसरा, वैश्विक, पूरी दुनिया है सो ग्लोबलाइज हो चुकी है, हम पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं, पूरा विश्व से हम प्रभावित हैं। हमारी दुनिया, पूरी भारत जो है पूरा खुला है, ओपन इकोनॉमी है इंडिया का, इसलिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एग्जाम्पल दें। आज पूरा विश्व है सो एक गांव बन गया है, उस दृष्टि से ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल दें तो ज़्यादा कारगर साबित होगा। साथ ही साथ लैंगिक भेदभाव के विरोधी होने चाहिए आप ऐसा नहीं पता होना चाहिए कि आप फलाना लैंगिक भेदभाव करते हो, या आपके एग्जाम्पल, आपके उदाहरण, आपके परिचय हैं सो स्त्री पुरुष में भेदभाव उत्पन्न करते हैं। तो इसका भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं सो चूँकि आप जब जॉब में जाएंगे, आप अधिकारी बनेंगे, तो निश्चित रूप से आपसे उम्मीद किया जाएगा कि आप हैं सो सबों को समान दृष्टि से महत्व देंगे। तो आपके निबंध में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर आप इस विचारधारा से हैं तो झलक जाएगा। इसलिए ये सब लिखने में सावधानी बरतें। और साथ ही साथ समानता के समर्थक जैसे एग्जाम्पल आपके प्रतीत होने चाहिए। पृष्ठभूमि में इन कुछ बातों का ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पृष्ठभूमि एक सशक्त पृष्ठभूमि मानी जाएगी, परिचय एक सशक्त परिचय माना जाएगा। कुछ बातों को, ये सब बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। और दूसरा जो बिंदु मैंने लिखा है वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति, जब किसी निबंध की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करें तो मौलिक और प्रमाणिक होना चाहिए, ध्यान में रखेंगे। बनावटी बातें नहीं होनी चाहिए,
व्यवहारिक बातें होनी चाहिए, मौलिक बातें होनी चाहिए, प्रमाणिक बातें होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह मौलिक और प्रमाणिक होना ही चाहिए। आप ऐसे अंधेरे में तीर नहीं लगा सकते। साथ ही साथ वो आंकड़े जो होने चाहिए नवीन होने चाहिए, नए आंकड़े होने चाहिए, दुरुस्त आंकड़े होने चाहिए। कोई भी आंकड़े या कोई वर्तमान स्थिति, कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं के रिपोर्ट होने चाहिए। ये रिपोर्ट, ये आंकड़े अकाट्य होते हैं। एग्जामिनर को निश्चित रूप से आपको आपके जो आंकड़े रहेंगे उसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और लास्ट लिखा हूँ कुछ वैश्विक संस्थानों के रिपोर्ट आंकड़ों को भी आप लिख सकते हैं, जैसे IMF का लिख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक का लिख सकते हैं, ब्रिक्स बैंक का लिख सकते हैं, UNO का लिख सकते हैं। ये सब कुछ संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं, जिसके रिपोर्ट को, जिसके आदेशों को जो समय समय पे जारी होते हैं उसको आप लिख सकते हैं। आप किसी इश्यू को दर्शाने के लिए, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय इश्यू हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, ये सब आंकड़ों को आप देंगे तो ये निश्चित रूप से एक अच्छे आंकड़े माने जाते हैं। अब हम बात करें कि निबंध का विस्तार कैसे करें। बड़े अगर निबंध रहते हैं तो उसको एक व्यापक रूप देना पड़ता है, तो उसकी व्यापकता के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो निबंध का जब हम विस्तार करें तो हमारे जो भाषा है, हमारी जो भाषाएं हैं वो सरल होनी चाहिए, सरल और सहज भाषा होनी चाहिए, ताकि जब एग्जामिनर पढ़े तो उसको पता चल जाना चाहिए कि आखिर इसमें लिखा क्या गया है, या स्पष्ट रूप से कहना क्या चाहते हैं। और क्रमिक लेखन होना चाहिए, लेखन शैली में एक तारतम्यता होनी चाहिए, ताकि इंटरेस्ट है सो निबंध पढ़ने का बना रहे। एक ध्यान में रखेंगे दोस्तों, क्रमिक लेखन, तारतम्यता बड़ा जरूरी चीज है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं आप कर पाते हैं तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वह उसका इंटरेस्ट इस निबंध में कम हो जाएगा और ऐसे जनरलाइज वो कुछ नंबर ही दे पाएगा वो। इसलिए तारतम्यता, एक इंटरेस्ट होना चाहिए। अगला, पैराग्राफ में लेखन लिखें। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू हम लिखते जा रहे हैं, पैराग्राफ समय समय पर बदले, जब मुद्दे बदले, टॉपिक बदले, उदाहरण बदले, तो आप पैराग्राफ को भी एक समय पर बदलते जाएं। ऐसे इसका लेखन का जो प्रभाव है वो आकर्षक बना रहता है, ध्यान में रखेंगे। अगला मैं लिखा हूँ सकारात्मकता का प्रभाव। आपके लेखन शैली में नकारात्मकता का नहीं, सकारात्मकता का प्रभाव झलकना चाहिए, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्योंकि कोई भी निबंध रहता है निश्चित रूप से किसी समस्या पे ही लिखना है, लेकिन दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। इसलिए हर निबंध में एक सकारात्मकता का भाव दिखना चाहिए, एक उगता हुआ सूरज दिखना चाहिए कि आखिर ये जो समस्या है इसका निश्चित रूप से कुछ न कुछ सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, आपके पास या वैश्विक जगत के पास कुछ तो समस्या का समाधान होगा। तो वो समाधान की चीजें ध्यान में रखें। आपको एक पॉजिटिव वे में इस निबंध को ले जाना है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला है व्याकरणीय शुद्धि का ध्यान रखा जाना चाहिए। निबंध आप चाहे हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें, निश्चित रूप से उसमें शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो अशुद्धियां स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इसलिए ध्यान में रखें, अशुद्धियां अगर होती हैं तो उसके भी नंबर काटे जाते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत इसमें आप व्याकरणीय शुद्धि पर भी जोर दें। कुछ चीज़ें 2-4 शब्दें चलती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गलत व्याकरणीय अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए जिससे अगर आपका अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो नंबर, बड़े नंबरों को काट दिया जाए, ज़्यादा नंबर काट दिए जाए। तो व्याकरणीय शुद्धि पर थोड़ा जोर दें। और लास्ट में लिखा हूँ, देखिए दोस्तों, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है? तो निष्कर्ष जो आपने पहले लिखा है, ध्यान में रखिएगा, जो मैंने लिखा है कि अग्रलिखित तथ्यों या टॉपिक पर संक्षिप्त मत प्रकट करना। आपने जितनी चीजों को लिखा है उसको एक संक्षिप्त रूप में आप कैसे प्रस्तुत कर पाते हैं। तो एक पूरा निबंध का एक सार होता है, एक निचोड़ होता है, या यूं कहें कि एक संक्षेपण की तरह होता है निष्कर्ष। और साथ ही साथ इस निष्कर्ष में आप एक निबंध के या इश्यू का जो मुद्दा है उसका एक सकारात्मक संदेश भी दे रहे हो, ये बातें पता चलनी चाहिए। आपके निष्कर्ष जो है सुस्पष्ट, संक्षिप्त व प्रभाव में प्रकट होने चाहिए। ऐसे लगने चाहिए कि आपने इन सरल शब्दों में, सहज शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में आपने अपने भाव प्रकट किए।
ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से निष्कर्ष की एक सशक्त अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ऐसे भी मैं पहले भी बताया कि अंत भला तो सब भला, इसलिए एग्जामिनर ज़्यादा अगर चीज़ों को बड़े ही सावधानी से नहीं चेक कर पाता तो अंततः निष्कर्ष को निश्चित रूप से वो सावधानी से चेक करता है। इसलिए निष्कर्ष में थोड़ी बहुत जो चीज़ों को मैं लिखा हूँ उसका आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है कि निबंध जो हम लोग लिखेंगे उसके लिए क्या पढ़ें हम लोग, कहाँ से हमारे क्या मानक स्रोत होने चाहिए या कौन सी पुस्तकें या पत्र पत्रिकाएं होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए मैं लिखा हूँ कि दैनिक समाचार पत्र जो होते हैं उसका अवलोकन प्रतिदिन करें। 1-2 समाचार पत्रों को पढ़ें और खास करके उसके संपादकीय पाठ को पढ़ें। संपादकीय पाठ के साथ साथ उसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पेज होते हैं उसका भी आप प्रतिदिन अवलोकन करें। निश्चित रूप से आपको लाभकारी साबित होगा। अब ध्यान में रखें, अगर ये तो पत्र पत्रिकाएं हमें पढ़नी ही है, समाचार पत्र तो पढ़ने ही है, लेकिन मासिक पत्रिकाओं का भी 1-2 पत्रिकाओं का अवलोकन आप करते रहें। प्रतिमाह जो भी पत्रिकाएं आती हैं, खास करके सिविल सर्विस के लिए क्रॉनिकल आता है, दृष्टि की पत्रिकाएं आती हैं, इसका अवलोकन करें। इसमें अच्छे अच्छे इश्यू के निबंध रहते हैं, उसको ध्यान में रखें। अगला मैं लिखा हूँ और गूगल के साइट पे भी जाएं, अच्छे अच्छे लेखकों के विचार रहते हैं, उन लेखकों का विचारों को आप पढ़ें, ध्यान में रखें। और हंत की एक किताब आती है निबंधमाला, उसको देखें। दृष्टि की निबंध की किताब आती है। ये सब कुछ प्रमाणिक किताबें मैं समझता हूँ, इसलिए आप इसका अवलोकन करें, निश्चित रूप से फायदा होगा। और अन्य आपके जो भी स्रोत हैं उसको देखें, निश्चित रूप से एक अच्छे लेखन शैली का विकास कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने प्रभावशाली निबंध लिखने के कुछ ट्रिक, कुछ बिंदु बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।